सो दिस इज़ द फोर्थ लैब। इससे पहले हमने जो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी उसमें नॉर्मल जो हमारी क्वेरीज़ लिखना होता है, सेलेक्ट की रिट्रीवल क्वेरीज़, उसके साथ वेयर क्लॉज को यूज़ करना, उसमें लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ हमने देखा था। फिर लैब 3 में हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक फंक्शंस देखे थे कि वो फंक्शंस जो स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने देखा कि वो एक्स फंक्शन को यूज़ करने का फ़ायदा हमें सेलेक्ट के साथ भी हो सकता है और वेयर क्लॉज में भी हो सकता है। अभी हम इसको फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं कि एक और जो डेटा टाइप है हमारे पास, डेट की डेटा टाइप, विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन द डेटाबेस सिस्टम्स। तो उस डेटा टाइप के साथ डेटा की मैनिपुलेशन कैसे होगी, इसको डिफरेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो आपके पास डेट की इंफॉर्मेशन है, इट इज़ नॉट यूजुअली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल नंबर्स या नॉर्मल स्ट्रिंग्स। उसकी वजह ऑब्वियस है कि आपको डेट की जो सिमेंटिक्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस आपकी जो ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब उन ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये ना हो कि अगर आप उसको एज अ स्ट्रिंग डील करें तो उसको पार्स करने में और उनके बीच में ड्यूरेशंस कैलकुलेट करने में आपकी DBMS की जो ओवरऑल सर्वर की परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो लिहाजा हमने इसके लिए एक सेपरेट टाइप डिफ़ाइन की हुई है, डेटा टाइप, और फिर उन डेटा टाइप्स के लिए ऑप्टिमल फंक्शंस डिफ़ाइन किए ताकि जो जो फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं वो हम लोग जस्ट उन फंक्शंस को कॉल करके अचीव कर सकें। तो जनरली आपके पास जो ओरेकल का, चूँकि हम डेटाबेस स्टडी कर रहे हैं DBMS, तो ओरेकल के अंदर हम जिस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं, एंड जनरली इट इज़ ट्रू फॉर अदर डेटाबेस DBMS एज वेल, कि डेट की डेटा टाइप को हम स्टोर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये आपके पास डेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब उन कंपोनेंट्स में कितनी डिटेल में हम स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ अप टू अस। लेकिन जनरली अगर आप देखें तो द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट दैट कुड बी ऑफ इंटरेस्ट इन मोस्ट केसेस इज सेकेंड्स। इससे ज़्यादा अगर आप मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड में स्टोर करना चाहें तो दैट वुड बी समथिंग जो बहुत स्पेशलाइज्ड यूज़ केसेस के लिए होगा, बट जनरली सेकेंड्स विल सफाइस द रिक्वायरमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। डिफ़ॉल्ट में आपके पास जो डिस्प्ले आ रहा होता है ओरेकल का, उसको आप जब आप डेटाबेस के अंदर देखते हैं, जिस तरह हम लोग एम्प्लॉई का जो एक स्कॉट का स्कीमा यूज़ कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉई का टेबल है, एम्प्लॉई टेबल के अंदर आपके पास डेट आ रही होती है, हायरिंग डेट। तो इफ़ यू लुक एट इट, तो जनरली आपके पास वो फर्स्ट उसका जो कंपोनेंट होता है वो डेट को रिप्रेजेंट करता है, या डे को, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 16th ऑफ सम मंथ, फिर वो मंथ आ जाता है सेकंड नंबर पे, और उसके बाद ईयर आ जाता है। उसके अलावा अगर हम डेट्स को अब रीफॉर्मेट करना चाहें, हम किसी और तरीके से उसका नाम लिखना चाहें, लेट्स से आप मंथ का पूरा नाम लिखना चाह रहे हैं, आप ईयर के लास्ट 2 लेटर्स के बजाय ऑल 4 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपके पास ऑप्शंस आर अवेलेबल और आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है कि सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम EMP टेबल था जो हम यूज़ कर रहे थे। हायर डेट वाज द कॉलम दैट कंटेन्ड डेट्स ऑफ हायरिंग फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़। तो हायर डेट कॉलम को अगर आप नॉर्मली डिस्प्ले करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो डे, मंथ और ईयर में डिस्प्ले होता है, बट इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन कॉल डिफरेंट फंक्शंस फॉर रीफॉर्मेटिंग और आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। फिर डेट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट मे हैपन कि आपको SQL के अंदर करंट डेट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ जाए सिस्टम की, जो भी उस टाइम पे डेट है। तो ये चूँकि एक थोड़ा सा फ्रीक्वेंट टास्क है, तो इसके लिए हमने सिस डेट का एक ऑलरेडी एक कीवर्ड बना दिया है DBMS के अंदर। आप सिस डेट यूज़ करेंगे तो सिस डेट के नतीजे में आपको करंट डेट मिल जाएगी। लास्ट वीक भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब हम इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वी डोंट रियली नीड टू रेफर टू सम स्पेसिफिक रिलेशन। तो हमारे पास SQL में एक इमेजिनरी रिलेशन आ जाता है जिसको हमने डुअल का नाम दिया हुआ है। तो इस डुअल के रिलेशन को हम रेफ़र कर लेते हैं तो हमारे पास फ्रॉम की क्लॉज फिल हो जाती है और आपकी SQL का जो पार्सर है वो कोई एरर जनरेट नहीं करता। फिर
जो डेट की डेटा टाइप्स हैं इनके लिए भी ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं। दिस इज़ द सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि अगर कोई स्पेसिफिक आपने कस्टम क्लास बनाई है और उस क्लास के लिए आप ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी डिफाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन द वेरी प्लेन टर्म्स अगर हम बात करें तो इंटीजर के लिए प्लस का ऑपरेटर ऐसे डिफाइन किया जाता है कि दोनों इंटीजर की वैल्यूज़ को ऐड कर दो, सो 3 + 3 बिकम्स 6। बट जब आप स्ट्रिंग की डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो आप स्ट्रिंग के लिए प्लस का ऑपरेटर कैसे काम करेगा। सो लेट्स से देयर इज़ ए कैरेक्टर ए एंड देन देयर इज़ अ कैरेक्टर बी और ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स में सेव्ड हैं, तो आप इन दोनों के साथ अगर प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लें तो फॉर मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वो इन दोनों कैरेक्टर्स को कंकैटिनेट कर देता है। तो ये अब आपके पास स्पेसिफिक डेटा टाइप के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया, ये बताया गया कि ये ऑपरेटर इन स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए इस तरीके से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इन दिस केस आपके पास सिस डेट को डिफरेंस का ऑपरेटर यूज़ किया हायर डेट से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ आ गए, ठीक है। और उसके बाद आपने डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो नंबर ऑफ़ डेज़ को जब डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं तो 7 हम इसलिए कर रहे हैं कि वी नो कि एवरी वीक हैज़ 7 डेज़, तो व्हाट वी एक्चुअली वांट टू एक्सट्रैक्ट इज़ द नंबर ऑफ़ वीक्स। और ये इन दिस स्पेसिफिक एग्जांपल ये नंबर ऑफ़ वीक्स हैं कि कोई एम्प्लॉई कितने वीक से लेट्स से उसने कितने वीक्स पहले ज्वाइन किया था या कितने वीक्स पे से वो इस जॉब पोजीशन पे काम कर रहा है। सो दिस इज़ समथिंग कि आप एथमेटिक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द डेट्स, बट यू हैव टू बी केयरफुल ऑब्वियसली कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है एंड इन विच सिनेरियो। देन हियर वी हैव सम कॉमन फंक्शंस। सिस डेट का फंक्शन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये करंट डेट रिटर्न करेगा, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है हमारे पास और इसका आउटपुट भी दिया हुआ है। Another function that we have is add months. Add month के अंदर आप उसको डेट बता देते और साथ में ये बता देते हैं कि कितने मंथ्स ऐड करना चाह रहे हैं आप, उतने मंथ्स आपके इसमें ऐड हो जाते हैं जो आपके पास डेट आती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास लास्ट डे का फंक्शन है। ये अगर आप इसको करंट डेट पास करेंगे सो वो ये करेगा कि करंट डेट के हिसाब से ये आइडेंटिफाई करेगा कि मंथ क्या चल रहा है और उस मंथ का लास्ट डे रिटर्न कर देगा जो भी उसकी लास्ट डेट बनती होगी अकॉर्डिंग टू दैट मंथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिज़ल्ट में देखें तो आपके पास जनवरी 20 पास की गई थी विद अ स्पेसिफिक ईयर, तो अब जनवरी का जो लास्ट डेट होती है पॉसिबल, इट कुड हैव बीन 30, इट कुड हैव बीन 31 डिपेंडिंग ऑन द मंथ। चूँकि मंथ जनवरी का था तो उसमें लास्ट डेट इज़ 31, इसलिए उसने 31 रिटर्न कर दिया। सो दिस काइंड ऑफ थिंग मे बी यूज़फुल कि जब हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेली वेजेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर आपने उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आपकी डेली वेज डिफरेंट होगी फॉर द मंथ ऑफ द टोटल वेज ऑफ मंथली वेज विल बी डिफरेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एज़ कम्पेयर टू मंथ ऑफ फेबररी। अच्छा, मंथ ऑफ फेबररी के अंदर भी देयर कम्स वेरिएशन। फॉर एग्जांपल इट इज़ पॉसिबल कि 2010 के अंदर जो आपके पास फेबररी का मंथ है उसमें 28 डेज़ हों लेकिन किसी और मंथ के अंदर 29 डेज़ हों, सो देयर कैन बी दैट काइंड ऑफ वेरिएशन। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है जी। नेक्स्ट डे का फंक्शन भी आपके पास दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक तो आप कोई डेट पास कर देते हैं और देन डे स्पेसिफाई कर देते हैं। सो व्हाट इट डज इज़ कि उस स्पेसिफिक डेट के बाद वो जो मेंशन डे है वो कब आना है। सो अगर आपने लेट से पास किया 23 सितंबर इन दिस केस और साथ में आपने उसको एक डे पास किया ट्यूसडे, तो वो आपको ये बता रहा है कि इसके बाद ये ट्यूसडे 23 के बाद वाला ट्यूसडे विल बी लेट्स से 30 सितंबर या 28 सितंबर, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द ईयर ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट डे था। सिमिलरली अगर आप दो डेट्स के बीच में मंथ्स कैलकुलेट करना चाहें तो दैट फॉर दैट पर्पस वी हैव मंथ्स बिटवीन फंक्शन, तो आप मंथ्स बिटवीन का फंक्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप यूज़ कर सकते हैं। राउंड का फंक्शन है, ट्रंकेट का फंक्शन है। राउंड के अंदर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यू बाय व्हाट वैल्यू यू वांट टू राउंड द डेट, आप मंथ वाइज राउंड करना चाह रहे हैं या ईयर वाइज राउंड करना चाह रहे हैं।
अच्छा, अगर आप मंथ वाइज राउंड करते हैं किसी चीज़ को तो इसका मतलब है वो जो उसके उस मंथ के नंबर ऑफ डेज हैं उनको राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। लेट्स से अगर वो 14th ऑफ अगस्त था तो वो उसको 1st ऑफ अगस्त कर देगा। अगर वो 20th ऑफ अगस्त था तो हो सकता है वो उसको 1st ऑफ सितंबर कर दे। सो वो राउंड ऑफ कर रहा है, जस्ट लाइक आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर राउंड ऑफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। ट्रंकेट के अंदर वो सिर्फ ट्रंकेट करेगा, वो राउंड ऑफ नहीं करेगा। और ट्रंकेट में भी अगेन मंथ का ऑप्शन भी है और ईयर वाइज का ऑप्शन भी है, सो दैट यू कैन यूज़। फिर उसके बाद देर इज़ ऑल्सो टाइम्स कि जब आप किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं। सो रीफॉर्मेटिंग के लिए आपके पास एक जो फंक्शन है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, दैट इज़ टू_4 का फंक्शन, ठीक है। टू अंडरस्कोर कैरेक्टर कहना है आपसे, ठीक है। तो ये बेसिकली डेट फॉर्मेट में से डेट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देगा। फॉर्मेट आप बता रहे होते हैं एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट, तो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर आप फॉर्मेट पास कर देंगे और आपके पास जो भी आपने फॉर्मेट पास किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाएगी। इसमें ये जहन में रखना है आपने कि यू हैव टू गिव द फॉर्मेट इन द सिंगल कोट्स, ठीक है। तो सिंगल कोट्स में जब लोग उसे देंगे तब वो उसको एज अ फॉर्मेट ट्रीट करेगा। फॉर्मेट के इनपुट्स क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास नीचे टेबल के अंदर पूरी डिटेल शो हो रही है कि अगर आप ईयर को कंप्लीट शो करना चाह रहे हैं कि 4 कैरेक्टर्स शो हों तो वाई 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 इस तरह आप 4 टाइम्स लिख देंगे। ईयर अगर आप लिखेंगे तो वो इंग्लिश में उसे स्पेल आउट करेगा। अगर आप मंथ लिख देंगे तो वो नाम बताएगा महीने का कि कौन सा मंथ है, सो इट विल से दिसंबर। बट इफ़ यू राइट एज द आर्गूमेंट, वो फिर उसको दिसंबर लिखने के बजाय 12 लिख देगा। अगर आप MON लिख देंगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम, इनको ज़बानी याद रखना ज़रूरी नहीं होता बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू यूज़। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसकी यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, ये यूटिलाइज़ कैसे हो। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंट एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं कि अगर हम कभी कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहें तो वो वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। SQL प्लस के अंदर अगर आप वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाहें तो आप यूज़ कर रहे होते हैं डिफ़ाइन की कमांड, ठीक है। और उसके बाद ये जिस तरह आउटपुट में शो किया गया कि डिफ़ाइन के बाद आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया और उसकी वैल्यू डिफ़ाइन कर दी, और जब आप क्वेरी लिख रहे थे तो जस्ट आपने वेरिएबल को रेफ़र करने के लिए एम्परसेंड का साइन यूज़ किया है। दिस इज़ इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं आपके पास SQL प्लस में तो अवेलेबल हैं, लेकिन SQL जो लाइव SQL हम यूज़ कर रहे हैं ID इसमें नहीं अवेलेबल। तो ये डिपेंड करता है कि DBMS का क्लाइंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सच ऑप्शंस डू एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्लाइंट्स। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे जनरली आपको SQL प्लस के अंदर काम करना पड़ रहा होता है। सो अकॉर्डिंगली आपको ये यूज़ करनी पड़ सकती हैं चीज़ें। सो इफ़ यू जस्ट नो एंड इफ़ यू आर जस्ट अवेयर कि ये ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम गूगल हाउ टू यूज़ देम। तो ये आपके पास एक एस्पेक्ट आ जाता है जी डिफ़ाइन का। फिर सिंपल इसी तरह अगर आप रन टाइम पे वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं और SQL स्टेल प्लस जो आपका क्लाइंट है वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सिंगल एम्परसेंट के थ्रू आप वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो इसकी एग्जांपल आपके पास ये आ जाती है कि हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है और उस क्वेरी में हम जो एम्प्लॉई ID की वेयर की क्लॉज में एम्प्लॉय ID यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एम्परसेंट का साइन यूज़ कर दिया आपने कि अब यहाँ पे यूज़र एम्प्लॉय नंबर एंटर करेगा। सो व्हेन एवर द क्वेरी इज़ रन आपके पास इंटरफेस पे प्रॉम्प्ट आएगा, उस प्रॉम्प्ट के ऊपर आप एक्चुअल में इंटरफेस पे वैल्यू एंटर करेंगे और उसकी वैल्यू के अगेंस्ट पूरी क्वेरी रन होगी। सेम थिंग गोज़ फॉर डबल एम्परसेंट के थ्रू आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सो अगेन दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अस इन क्लाइंट्स। और क्लाइंट्स के अंदर फिर डिफरेंट वेरिएशन आ जाती है। तो ओरेकल लाइव के अंदर कुछ चीज़ें आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट इट इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि these things exist, such features do exist in different clients. फिर आपके पास एक वेरीफाई की कमांड है। यहाँ पे वेरीफाई कमांड इज़ यूज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपको पहले वो डिस्प्ले करता है कि जो आपने वैल्यू एंटर की है उस वैल्यू की इंटरप्रिटेशन की बेस पे व्हाट इज़ द क्वेरी दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। सो दिस हेल्प्स फ्रॉम द डीबगिंग पर्सपेक्टिव कि यूजुअली ऐसा होता है कि आपके पास जो क्वेरी होती है उसमें आप कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रही होती।
सो यू डू वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपकी क्वेरी की इंटरप्रिटेशन सही हो रही है, क्या आपकी क्वेरी लिखी सही जा गई है। सो फॉर दैट पर्पज़ आप वेरीफाई ऑन की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद अपनी क्वेरी जब रन करते हैं तो वो आपको आउटपुट से पहले उसकी क्वेरी की रीफॉर्मेटिंग करके आपको शो करता है कि दिस इज़ द क्वेरी वी आर एक्चुअली रनिंग ऑन द बैक एंड डेटाबेस। तो ये आपके पास कुछ डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस थी जो आज हम देख रहे थे। देन वी हैव द लैब टास्क्स। आपके पास कुछ मेन लैब टास्क हैं और उसके अलावा आपके पास एडिशनल क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली एडिशनल क्वेश्चंस आर ऑप्शनल फॉर यू बट दे वुड बी हेल्पफुल इफ़ यू गो ऑन विद देम एंड एग्जीक्यूट देम। तो ये आपका टास्क है, इसको ज़रा आप देखें और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वी कैन डिस्कस देम। ठीक है जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ एज वेल।